क्लासेस में, जहां मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और आप लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किया होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के जो लिंक है उसे दे दिया हूं। आप लोग अगर कोई वीडियो मिस हो गया है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं। और अगर आप लोगों को कभी भी किसी वीडियोस में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी क्वेश्चंस को लेकर के हो कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उससे भी आप जरूर मेंशन कीजिए, ये प्रॉब्लम आ जा रही है, ताकि मैं ये महसूस करूं कि मेरे वीडियोस को आप लोग देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तभी आप लोगों को पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स उसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, मतलब ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, जीरो ऑर्डर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ऑर्डर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है 5 मार्क्स में, आप समझ सकते हैं। आप अगर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या स्टेट बोर्ड के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 12 के किसी भी स्टेट बोर्ड के आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और वहां पे अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज कितना होगा। इसलिए आप लोग इस डेरिवेशन को बहुत ही पॉजिटिवली समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स यही है। तो इसका जो आउटकम आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसमें न्यूमेरिकल से बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसके डेरिवेशन पार्ट में आ जाऊंगा, और मुझे लगता है कि आज डेरिवेशन पार्ट में ही वीडियोस आपका खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आऊंगा। तो फर्स्ट मैं इसके डेरिवेशन को करवा रहा हूं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जस्ट अगर आप लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको समझ में नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको बहुत दिक्कत होगा। और अगर आप वो समझ चुके हैं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं उसे ही रिपीट कर रहा हूं, बस कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आपको नजर आएंगे, लेकिन सिस्टम बिल्कुल प्रीवियस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर की तरह ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले टॉपिक लिख लीजिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया था मैंने आपको कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को निकालना पड़ता है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, A टू प्रोडक्ट मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस dA/dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1। ठीक है, ये पावर 1 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर को मैंने कंसीडर किया हुआ है, इसलिए ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जो पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ये है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिसे मैं कन्वर्ट करने वाला हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। ठीक है, तो कैसे करूंगा देखिए आप लोग। देखिए पिछले वीडियो में जब जीरो ऑर्डर था तो यहाँ पावर 0 था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए पावर यहाँ 1। ठीक है, इसी मैं ऑर्डर कहता हूं, ये रेट कांस्टेंट, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को कंसंट्रेशन वाले जो टर्म है उसे एक तरफ कर देता हूं और टाइम वाले टर्म को एक तरफ कर देता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसे माइनस डी कंसंट्रेशन A बाई कंसंट्रेशन A इक्वल टू K dt। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने कंसंट्रेशन वाले टर्म को इधर लिया, टाइम वाले टर्म को मैंने उधर कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ dv आ गया, और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन टर्म आ जाता है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने वाला हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब मैं करूंगा तो क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ का इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूं, माइनस डी कंसंट्रेशन A बाई A इंटीग्रेशन K dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब क्या है, मैं यहाँ लिमिट पुट करने वाला हूं। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन कहां से शुरू हो रहा है और कंसंट्रेशन कहां तक जा रहा है। तो ये कंसंट्रेशन शुरू हो रहा है A0 से और जा रहा है कहां पे, AT पे। ये हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये AT हो गया आपका फाइनल कंसंट्रेशन। इसे लोअर लिमिट कहा जाता है, इसे अपर लिमिट कहा जाता है। टाइम कहां से शुरू होगा, तो टाइम 0 से शुरू होगा, जाएगा कहां तक, तो T तक जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो पिछले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में बेसिक डिफरेंस तो यही का है बस। यहां आप लोग देख रहे होंगे कि dA बाई A है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा
कि dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log बेस ex। अगर आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को ये आता होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज का यहाँ पे जरूरत होने वाला है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसे ही हम लोग ln x भी कहते हैं, जिसे नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। नेचुरल लॉग, ध्यान दीजिएगा, ये लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लॉग टेबल में लॉग का वैल्यूज कैसे देखा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया आपका नेचुरल लॉग। ठीक, आप लॉग बेस ई लिखिए चाहे ln x लिखिए, तो मैं ln x लिखना ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि इसमें बेस का कोई झमेला नहीं होता। तो इसलिए मैं यहाँ पे बेस ई के जगह बेस ई लिखिए, या फिर आप सीधे ln x लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूंकि ये x का था, यहाँ a का है, तो मैं लिख रहा हूं माइनस ln कंसंट्रेशन a, ये लिख रहा हूं। अभी ये इंटीग्रेशन का वैल्यू तो आ गया, लेकिन इसमें मैंने लिमिट नहीं पुट किया है, तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट करने वाला हूँ। देखिए, ये ब्रैकेट मैंने लिमिट पुट करने के लिए दिया है। लोअर लिमिट है इसका a नॉट और अपर लिमिट है इसका a t, मतलब एक बार मैं a के बदले अपर लिमिट रखूंगा और एक बार a के बदले मैं लोअर लिमिट रखूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, इसमें लॉग का काम है इस डेरिवेशन, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इक्वल टू k कांस्टेंट है, मैं इसे बाहर निकाल देता हूं, और इंटीग्रेशन dt, k जब बाहर निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन dt आएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि dt का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ t। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं t। अब इसमें मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, एक 0 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इसका t। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव साइन को मैंने बाहर कर दिया। ठीक, अब ये माइनस साइन को मैंने बाहर कर दिया, ln को ln ही रहने देता, और a के बदले मैं एक बार अपर लिमिट पुट कर देता हूं at। तो अपर लिमिट पुट कर देता हूं at माइनस इस a के बदले मैं लोअर लिमिट पुट कर देता हूं माइनस ln a नॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट खत्म। ठीक, मैंने यहाँ पे दोनों लिमिट को पुट कर दिया, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, मैं यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ, k एक बार इस t के बदले अपर लिमिट, तो इसका अपर लिमिट t ही है, तो t माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इस नेगेटिव साइन को मैं हटा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो आपका ये हो जाएगा ln a नॉट माइनस ln a t इक्वल टू k t। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ln a नॉट माइनस ln a t बराबर k t। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चीज आप देखिए, मैंने जितने भी फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, आप लोग जरूर से स्टार मार्कर पे लिख दे रहा हूं, इसे आप जरूर से नोट कीजिएगा। अब देखिए लॉग में जब आपको पढ़ाऊंगा, लॉग या ln जिसे बोल रहे हैं नेचुरल लॉग, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, चाहे मैथमेटिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b होता है। यहां अगर माइनस हो तो यहाँ डिवाइड हो जाता है, और यहां अगर प्लस हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप लॉग पढ़े होंगे ये आप जानते होंगे। ठीक है, इस बात को जान लीजिएगा। और ये देखिए ln और log सेम चीज है, बेस e मैं नहीं लिखना चाहता था, इसलिए मैंने ln लिखा है। ठीक है, तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ln आपका हो जाएगा ln a नॉट बाई, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं, ln a माइनस ln b, तो ln a नॉट बाई a t मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं, बराबर k t ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, अब यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन आपको मैं अब जो चीज बताने वाला हूं, शायद आपको शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे। देखिए ln, और आप लोग log जब बोलते होंगे तो log भी दो तरह का होता है, एक होता है log बेस ex और एक होता है log बेस 10x। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में इस log का यूज होता है, लेकिन log बेस 10x और log बेस ex में एक बेसिक डिफरेंस है। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में जो log का वैल्यूज दिए होते हैं वो log बेस 10x के दिए होते हैं, जबकि यहां पे मैंने जो लाया है ln वो आपका log बेस e है। तो इसका मतलब ये है कि हमें log बेस ex को log बेस 10x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए दोनों के बीच में एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये मैथमेटिक्स में डिराइव भी होता है, मैं यहाँ डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक वो नहीं है, इसलिए बस मैंने इसका दोनों में जो रिलेशन है log बेस 10x और log बेस ex मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए रिलेशन ये है कि ln x बराबर होता है 2.303 log बेस 10x। ये बहुत ही बीबीआई फॉर्मूला है। ठीक है, ln x इक्वल टू 2.303 log बेस 10x, ये फॉर्मूला आपका। ln और log बेस 10 को आप सिर्फ log भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप log बेस e के बदले ln लिख सकते हैं,
उसी तरह से log बेस 10x और log x दोनों जो है आपका सेम, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ln x इक्वल टू 2.303 log बेस 10x या 2.303 log x। तो मैं यहां लिख देता हूं ln के बदली 2.303 log a नॉट बाई at इक्वल टू kt, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, मैंने ln के बदले लिख दिया 2.303 log a नॉट बाई at इक्वल टू kt। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि log, मैं यहां से kt के बदले लिख सकता हूं kt इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई at, ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा मैं यहां से k का वैल्यू लाना चाहता हूं तो k इक्वल टू हो जाएगा t डिवाइड में आ जाएगा 2.303 बाई t log a नॉट बाई at। ये आ गया आपका रिलेशन, किस चीज का रिलेशन, तो रेट कांस्टेंट का। और यही रिलेशन को हम लोग कहते हैं कौन सा इक्वेशन, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। यही कहलाता है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लॉग का काम यहां पर आ गया जो कि जीरो ऑर्डर से इसे अलग करता है। मतलब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस इसी बात का है, वहां लॉग का बात नहीं आया था, यहाँ लॉग का काम आ गया। और लॉग में जो आपके फॉर्मूलाज यूज हुए हैं मैं आपको बता दिया। जैसे सबसे पहले dA बाई a का मतलब ln x, ये बता दिया। ln x को ही लॉग बेस ex भी बोलते हैं। यहाँ तो लिमिट पुट करने वाला काम नॉर्मल जैसे होता था वैसे किया। एक फॉर्मूला और आया ln a नॉट माइनस ln at बराबर ln a नॉट बाई at, ये फॉर्मूला भी मैंने यहां से लिख दिया इधर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ln को मैंने log में कन्वर्ट किया है, मतलब log बेस 10 में कन्वर्ट किया। आप यहाँ log बेस 10 भी लिख सकते हैं। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ln में तो log था सर, लेकिन वो log बेस e था, मैं उसे log बेस 10 में कन्वर्ट करना था। आप लोग समझ भी ये होंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों जरूरत पड़ता है log बेस e को log बेस 10 में। तो ये मैं आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्यों जरूरत पड़ता है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और वैल्यूज को, लॉग के वैल्यूज को देखते हैं, तो वहां लॉग बेस e का वैल्यू नहीं, लॉग बेस 10 का वैल्यू दिया रहता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि लॉग बेस e को मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूं, और इसीलिए मैंने ये कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है। इसके बाद मैंने एक चीज नहीं किया है जो मैंने पिछले वीडियो में किया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को मैंने डिराइव तो कर लिया, लेकिन इसका एक ग्राफ मैंने नहीं बनाया। तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी आपको साथ में बनाना होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ। तो ग्राफ के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, लेकिन ग्राफ के लिए मैं यहां से ग्राफ नहीं बनाऊंगा। मैं ग्राफ जो है इस पोर्शन से, यहां से मैं ग्राफ को लेके आऊंगा, क्योंकि आप लोगों पिछले वीडियोस में भी देखा था आप लोगों ने कि मैं ग्राफ के लिए इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये इक्वेशन मैं यहीं से लाऊंगा। तो आप ये समझ सकते हैं, ये और ये चीज सेम है, बस इसको सिंप्लीफाई करके मैंने इजी फॉर्म में से ही कर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए मैं इधर मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए ये था रिलेशन। चलिए इस रिलेशन को मैं इस ग्राफ बनाने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं ln, यहां ऊपर में आप लिख लीजिएगा ग्राफ, ठीक है। तो ln a नॉट माइनस ln at इक्वल टू kt, यह आया था आपका रिलेशन। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ln at बराबर क्या होगा, ये तो इधर चला जाएगा ये, तो kt माइनस ln a नॉट, ये होगा आपका। तो हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर मैं यहां से माइनस हटाता हूं तो हो जाएगा माइनस ln at, ये प्लस हो जाएगा माइनस kt, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस ln a नॉट, ये आएगा आपका। ये इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा आप बता सकते हैं कि ये इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा, लेकिन अगर मैं इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी कि लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फिर आप एक और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए जहां आपको क्या बताया था रिलेशन की, रिलेशन कहां था, हाँ ये रिलेशन ये था ln x इक्वल टू 2.303 log बेस 10x या log x। मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.303 log at इक्वल टू माइनस kt प्लस 2.303 log a नॉट, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे अगर मैं ये हटा देता हूं, ये वाला 2.303 यहां भी है, यहां भी है। मैं अगर 2.303 यहां से हटाना चाहता हूं तो पूरे इक्वेशन में मैं 2.303 से डिवाइड कर देता हूं। तो अगर पूरे इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log 80, 2.303 बाई 2.303 कट जाएगा, यहां भी 2.303 से डिवाइड होगा
तो माइनस के टी बाई 2.303, और यहां भी 2.303 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा log a नॉट। मतलब पूरे इक्वेशन में मैंने 2.303 से डिवाइड किया, तो यहां और यहां कैंसिल हो गया, सिर्फ यहां रह गया। तो ये एक इक्वेशन आया, ये भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है आपका। अगर एग्जाम में इंटीग्रेटेड इक्वेशन डिराइव करने के लिए आता तो आप अगर ये लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में से डिराइव किया था इधर, इसलिए मैंने ये लिखा। और ये भी आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, बस ये तो आपका ln के फॉर्म में है, ये आपका log के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसे मैं ये या ये दोनों में से आप किसी से भी ग्राफ बना सकते हैं, ln के फॉर्म में भी या log के फॉर्म में भी। इसे मैं y इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूं। y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर अगर करूंगा तो मैं इस रिजल्ट की बदली यहां दे देता हूं। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका, y एक्सिस पे आ जाएगा आपका log at, तो मैं लिख देता हूं log at। ठीक है, x के बदले आपका क्या हो जाएगा, ये x हो गया आपका t, इधर लिख दिया मैंने t। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है ये सारे आपके कांस्टेंट टर्म्स है, वो आपके स्लोप चले जाएंगे, और स्लोप यहाँ क्या है, नेगेटिव। मैंने आपको बताया था स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ को आपको कैसे बनाना है, और नेगेटिव में आपको ग्राफ को कैसे बनाना है। तो स्लोप अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको मैंने एक ट्रिक भी दिया था, स्लोप पॉजिटिव में कट और नेगेटिव में कुट। तो ये स्लोप चूंकि नेगेटिव है इसलिए आपको कुट बनाना है। ठीक है, ये मैंने कुट कर दिया। ठीक है, कट कुट, स्लोप पॉजिटिव में ग्राफ ऐसे कट और नेगेटिव में कुट। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका ग्राफ, और यहां आपको लिख देना है एंगल, और यहां लिख देना है m इक्वल टू, यानी कि स्लोप इक्वल टू माइनस के बाई 2.303, यही बचा ना आपका। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, इंटरसेप्ट बोलता हूं, और वो इंटरसेप्ट कितना के बराबर है, log a नॉट। ये हो गया आपका log a नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अगर आप लोग में से एक चीज बताइए, आप समझिएगा खुद से, कि अगर मैं ग्राफ log और t का नहीं बना के ln at और t का ग्राफ बनाता, यहाँ ln अगर होता तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, मन में सोचिए आप। अगर ln रहता तो यहाँ क्या चेंज आता, जब ln होता तो जो 2.303 नीचे डिवाइड है वो नहीं होगा, यानी कि सिर्फ स्लोप का हो जाएगा आपका माइनस के। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ln हुआ ये 2.303 नहीं होगा, log हुआ तो 2.303 होगा। एक बार मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम ln at और t का ग्राफ खींचें तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन में थे प्लस के, माइनस के, प्लस के बाई 2.03, माइनस के बाई 2.03। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे रट लेते हैं कि स्लोप का वैल्यू होता है माइनस के बाई 2.303, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि log at और t का ग्राफ है, क्वेश्चन था ln at और t का ग्राफ है। तो जब ln बोले तो आपको 2.303 हटा देना होगा, लेकिन अगर log बोले तो आपको 2.303 लगाना होगा। ठीक है, आप बहुत माइन्यूटली इसे समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यही हो गया आपका। ठीक है, अब आपको पता होगा, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा जरूर से। ठीक है, ग्राफ भी आपका एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन डिराइव करने से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप उसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, अब आप लोगों को इसके बाद आपको हाफ लाइफ पीरियड भी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड इसका कैसे निकलता है। हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या करते हैं, तो मैं ये इसे मिटा देता हूं। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन मैंने वहां पे पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, डेफिनेशन वही रहेगा, हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, तो t1/2। देखिए ये t/2 नहीं है, ठीक है, t1/2 है। ठीक है, ये सिंबल है इसका, आप यहाँ कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, t1/2 ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हाफ लाइफ कब होता है, जब वैसा टाइम को हाफ लाइफ करते हैं जब कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाए। मतलब इनिशियल में मैंने जितना भी कंसंट्रेशन लिया है वो आधा जब हो जाता है, अपने इनिशियल का जब आधा हो जाता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसे मैं हाफ लाइफ कहता हूं। माने इनिशियल कंसंट्रेशन में अगर 20 मोल पर लीटर था तो 10 मोल पर लीटर जब हो जाए रिएक्टेंट तो उसमें जितना टाइम लगा होगा उसे मैं हाफ लाइफ कहता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि AT इक्वल टू A0/2 हो जाए तब जो टाइम होगा उसी टाइम को मैं कहूंगा टी हाफ। वेन देन, ठीक है, वेन AT इक्वल टू A0 का आधा देन T इक्वल टू टी हाफ। ये आपका रिलेशन आपको पता होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले डेरिवेशन में मैंने इसका जिक्र किया था। अब देखिए बहुत सिंपल है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपका क्या था, k इक्वल टू 2.303/t log A0/AT। मैं t को इधर लिख करके k को उधर भी कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2.303/k
लॉग कंसंट्रेशन ए नॉट बाई एटी, ये हो जाएगा आपका। अभी मैं दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देता हूं, तो टी के बदले में पुट कर देता हूं टी हाफ इक्वल टू 2.3035 के लॉग ऑफ ए नॉट, तो आपका वैसे ही रहेगा, और एटी इक्वल टू होता है ए नॉट का हाफ, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो टी हाफ इक्वल टू 2.3035 के लॉग ऑफ, ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 ए नॉट बाई ए नॉट, ये हो गया आपका, ए नॉट चला गया। अब ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाने के बाद टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2। अब देखिए अगर आप लोगों ने लॉग का वैल्यू को पढ़ा है पहले, तो अब तो आपको मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं इसके अगले वीडियोस में लॉग को भी आपका लॉग का काम को आपको सिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा आपको बताइए, log 2 का वैल्यू अगर आप लोग को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिलहाल के याद रखिएगा log 2 इक्वल टू होता है 0.301। मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ, लॉग टेबल देखने भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। log 2 इक्वल टू 0.301, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301 बाई के, यानी कि t हाफ इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ये आपका आएगा 0.693 बाई के। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी हाफ का एक्सप्रेशन। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ आया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि आपको याद होगा तो टी हाफ इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए आया था ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। वहां टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि यहां पे टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कई बार डेरिवेशन को घुमा के ऐसे पूछता है कि प्रूव कीजिए कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव करना होगा, ये वाला रिलेशन, उसके बाद ये वाला पार्ट को यहां तक डिराइव करना होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। मतलब कई बार आपको हाफ लाइफ पीरियड डिराइव करने नहीं बोलता है, आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोलता है कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे प्रूव कीजिए। तो आपको यहां तक प्रूव करना होगा। और यहां पे एक लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैंने आपको याद भी होगा, मैं जीरो ऑर्डर के लिए भी मैंने टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया था। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस साइड में ले लेता हूं टी हाफ और इस आपका लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन। चूंकि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट का ग्राफ, यानी कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है। टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने याद होगा आप लोगों को 3 ग्राफ मैंने जीरो ऑर्डर में भी बनाया था, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा। मैंने ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ हुआ, ये हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ हुआ। इसे नोट कर लीजिएगा। और ये ग्राफ को आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द या फिर स्केच द ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये वाला बनाना होगा, ठीक है। और ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत बनेंगे। न्यूमेरिकल्स वाले जो पार्ट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं फिर से, इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब क्या है, मैं एक और ग्राफ बता देता हूं, बस ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन खत्म हो जाएगा। वो ग्राफ किसके किसके बीच था, तो वो ग्राफ था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ग्राफ था आपका, ठीक है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो आपको देख रहे होंगे आप, तो R इक्वल टू के ए टू दी पावर 1 होता है, ठीक है। जबकि जीरो ऑर्डर में था R इक्वल टू के ए टू दी पावर 0, यहां है R इक्वल टू के ए टू दी पावर 1। इससे साफ पता चलता है कि रेट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन या सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीसरा ग्राफ जो जीरो ऑर्डर में भी था, यहां भी है, यहां आप लिख दीजिए रेट और यहां लिख दीजिए कंसंट्रेशन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जबकि याद कीजिएगा आपको जीरो ऑर्डर में ये आपका कांस्टेंट था, ठीक है, लेकिन यहां ये है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो 3 ग्राफ आप लोगों ने देखा, एक था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, एक है हाफ लाइफ पीरियड का, और एक है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ग्राफ आपको बनाना जरूरी नहीं है। आप लोग शुरुआत कीजिएगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव कीजिएगा, ये ग्राफ तक आप चले जाइएगा और हाफ लाइफ पीरियड को डिराइव करने के बाद ये ग्राफ तक बना लीजिएगा, तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने इतना ही करना है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको लॉग का काम भी सिखाऊंगा और अगले वीडियो में न्यूमेरिकली बताऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, एमएससी एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के लिए, सारे के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको लेवल भी बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस को कि ये किस एग्जाम में आता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। बाकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो आपको है, मैंने आपको बताया था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपको सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो मैं उसे इसके फॉर्मूलाज को लिख के जो क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस ईयर में, मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए, पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आपको स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया है, कुछ क्वेश्चंस जो आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा मेडिकल एंट्रेंस में है वो भी मैं कराऊंगा, और इसके साथ साथ जो एमएससी एंट्रेंस में आया है क्वेश्चन वो भी मैं आपको कराऊंगा। आप लोग पेशेंस रखिएगा, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं अलग अलग एक एक क्लास के लिए एक क्लास में आपको हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।